दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सोमवार को बाल विद्यार्थी पथ संचलन निकाला गया। यह पथ संचलन नीमच के दशहरा मैदान से प्रारंभ हुआ, जो शहर के प्रमुख के मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा पथ संचलन पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। पथ संचलन दशहरा मैदान से विजय टॉकीज चौराहा, कमल चौक, फवारा चौक, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, पुस्तक बाजार होते हुए पुनः दशहरा मैदान पर संपन्न हुआ। पथ संचलन में घोष की धुन पर स्वयंसेवक कदम ताल करते हुए दिखाई दिए। इससे पूर्व बड़ी संख्या में स्वयंसेवक दशहरा मैदान पर कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए, जहां बौद्धिक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय संघ के विश्वास यादव, बलवंत हाडा, एलन शर्मा आदि वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासी रहे, जिन्होंने बौद्धिक के माध्यम से बाल स्वयंसेवक और विद्यार्थी स्वयंसेवकों को हिंदू संस्कृति के बारे में अवगत कराते हुए गौ सेवा, गौ रक्षा आदि राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने धार्मिक टीवी सीरियल देखने, बीमारियों से बचाव के लिए तुलसी पूजन करने, संस्कृति अनुसार फटे पुराने व छोटे कपड़े न पहनने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों से भगत सिंह जैसे महान राष्ट्रभक्त बनने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम को नीमच रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर को पश्चिम रेलवे की रतलाम रेल मंडल के DRM के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने DRM से मांग की कि रेलवे स्टेशन के पास खाद गोदाम के बाहर काफी मात्रा में खाद बिक्री हुई होती है, जिसे खाकर गोवंश की मृत्यु हो रही है। इस तरह गोवंश की हो रही मृत्यु को रोकने के लिए बिखरे हुए खाद का उचित प्रबंधन किया जाए, ताकि यह गोवंश ना खा सके। दरअसल रेलवे के माध्यम से काफी समय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद का परिवहन किया जा रहा है, जिसमें माल गोदाम परिसर के आसपास में रासायनिक खाद की कट्टों को मालगाड़ी से उतरने व रखने का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में खाद के कुछ कट्टे फट जाते हैं। उन कट्टों से खाद जमीन पर बिखर जाता है, जिससे वहां से गुजरने वाली गोवंश खाद का सेवन कर लेती है। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। गोवंश की तड़प कर मृत्यु हो रही है। दौरान लक्ष्मण राठौर, गौरी रक्षा दल प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद एडवोकेट प्रवीण मित्तल, कल्याण अधिकारी सहित विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमने गोवंश संरक्षण के लिए विहिप के बैनर तले आज ज्ञापन सौंपा है स्टेशन प्रबंधक को। आमतौर पर ये चीज़ देखी जा रही है कि रेलवे स्टेशन पे जो भी खाद्य सामग्री आती है, यूरिया वगैरह आती है, तो उसके लिए जो यहाँ पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। आसपास पूरा एरिया खुला है। जो गोवंश यहाँ पर विचरण करते हैं वो आते हैं, अनाज खाने के लालच में आते हैं और गलती से वो यूरिया भी खा लेते हैं। यूरिया खाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि इलाज के अभाव में गाय तड़प के दम तोड़ रही हैं। उसी संदर्भ में हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ताकि सारी व्यवस्थाएँ ये लोग सुधारें और किसी भी गोवंश का जो है अकाल कोई भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। इस संदर्भ में स्टेशन प्रबंधक ने जो है हमें पूरा आश्वासन दिया है कि डिपो इंचार्ज को भी संबंध में बताएंगे कि यूरिया के जो लोडिंग अनलोडिंग के समय में किसी प्रकार की भी कोई भी लापरवाही ना हो और कोई भी गोवंश उसको खा के बिना तो बीमार हो ना मृत्यु को प्राप्त हो। प्रवीण मित्तल, एडवोकेट, पशु कल्याण अधिकारी। जो विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया, क्या मामला है? ज्ञापन दिया क्या है? नीमच रेलवे स्टेशन मालगोडाउन पर कई वर्षों से खाद उतरता है। यहाँ पर रासायनिक खाद जो आता है खेतों के लिए, प्रशासनिक जो वेयर हाउस है वहाँ जाता है, यहाँ से उतर के। तो यहाँ पे जो मालगाड़ी से खाद उतरता है वह नीचे गिरता है और यहाँ पे मक्का, गेहूँ जैसा भी आता है अनाज, तो वो खाद में मिल जाता है और उसको गाय यहाँ से अंदर घुसते गाय खा लेती है, चाट लेती है इसको। तो घंटे 2 घंटे बाद जब उसके ऊपर घेर चढ़ता है इसका जहर, तो गाय तड़प कर मर रही है यहाँ पे। अभी कम से कम 25, 30, 40 गाय ऐसी यहाँ पे अभी 20-25 दिन से 4, 5, 7, 8 गायें मर गई है और 5 से 6, 7 साल पहले एक 19-20 गाय एक साथ मरी थी, यहीं से खा के निकली थी। तो इसको लेकर हमने रेलवे प्रबंधक DRM के नाम हमने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन दिया है। जो हमने मांग की है कि यहाँ पे जो गाय ये खाद खा के जो निकलती है उसको यहाँ पे ऐसी सुविधा की जाए, या तो गाय यहाँ पे ना पहुँचे या फिर यहाँ पे व्यवस्था की जाए, यहाँ पे साफ़ सफाई करके उस खाद को हटाया जाए। यही मांग हमने रेलवे स्टेशन प्रबंधक से की है। अभी तक कितनी गायें की डेथ हो चुकी है? हाँ, अभी महीना 2-3-4 महीने में 7 से 8 गायें मर चुकी है
और 4-5 साल पहले एक साथ 19 गायें मरी थी भगाना के अंदर। आपका नाम? लक्ष्मण राठौर, विश्व हिंदू परिषद विभाग गौरक्षा प्रमुख, जिला नीमच। गौ सेवा समिति व गौरक्षा दल नीमच के तत्वाधान में 7 दिवसीय संगीतमय गोभक्त माल कथा गौ नदी सेवाधाम स्टेशन रोड पर आयोजित हो रही है। यह कथा संत दशरथनाथ सरस्वती के मुखारविंद से होगी। सोमवार को श्री गणेश मंदिर शिव भंडार स्टेशन रोड से पोथी कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई यह यात्रा कथा स्थल पर पहुंची। यह मंदसौर के पंडित सुदर्शनाचार्य द्वारा वैदिक पद्धति से गौ पूजन करवाया गया, जिसमें नीमच क्षेत्र से पंडित परशुराम जी, पंडित भागीरथ शर्मा, पंडित चेतन शर्मा, पंडित दिनेश शर्मा, पंडित हरिशंकर शर्मा, पंडित उदयलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। गौ पूजन के पश्चात गौ कथा प्रारंभ हुई। यह कथा प्रतिदिन दिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। गौरतलब है कि गौ सेवा दल द्वारा बेसहारा, घायल, बीमार गोवंश की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, जिसमें नीमच शहर की भामाशाह द्वारा सहयोग भी किया जाता रहा। उसी कड़ी में गौ सहायतार्थ यह कथा की जा रही है, जिसमें व्यास पीठ पर प्राप्त भेंट दक्षिणा व सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रदान होने वाली दक्षिणा गौ सेवा में समर्पित की जाएगी। आयोजन किया जा रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है? ये आयोजन गौ सेवा समिति नीमच द्वारा किया जा रहा है, गौ सेवा टीम द्वारा। और नीमच में पहली बार गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है अपने स्कीम नंबर 9 नाकोड़ा धाम मंदिर के पास में। और ये बहुत ही पुनीत कार्य है, जो बीमार, घायल, बेसहारा गोवंश, और आज जो देश में गौ माता की दुर्गति हो रही, उसके ऊपर ये गौ माता की कथा आधारित की गई है, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि गौ माता की रक्षा कैसे की जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। इस तरह से हमारे महाराज जी, जिनके मुखारविंद से कथा का आयोजन हो रहा है, और कितने दिवसीय कथा है? ये 7 दिवसीय कथा है। आज 25 दिसंबर से शुरुआत हुई और कलश यात्रा से इसका शुभारंभ हुआ है, और 31 दिसंबर को समापन हो जाएगा इसका। और हमारे दशरथनाथ जी महाराज, जो राष्ट्रीय गौ कथा प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से ये कथा वाचन होगा। आज किस प्रकार के आयोजन यहाँ पर होने जा रहे हैं? आज कलश यात्रा शुरू हुई है अपने शिव भंडार गणेश जी के यहाँ से, वो सीधे अपनी गौ नंदी सेवा धाम पर जाकर समापन होगा। वहाँ प्रतिदिन 11 बजे गौ पूजन का कार्यक्रम है। अभी गौ पूजन का कार्यक्रम है, इसके बाद में विधि विधान से गौ पूजन होगा। और मैं नीमच शहर के नागरिकों से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर और गौशाला में इस गौ कथा का लाभ लेकर अपना आशीर्वाद ले गौ माता का। यही मेरी मितेश है, गौ सेवा दल। थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी नीमच के माध्यम से जिला चिकित्सालय में थैलेसीमिया वार्ड बनाया गया, जिसका सोमवार को मुख्य अतिथि कलेक्टर दिनेश जैन और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पाडरकर के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल, डॉक्टर विजय भारती, डॉक्टर BL सिसोदिया, डॉक्टर राजेंद्र हिरन मंचासी रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि कलेक्टर दिनेश जैन संबोधित करते हुए कहा कि थैलेसीमिया को लेकर बनाए गए वार्ड को बहुत अच्छा प्रयास बताया। यहाँ पर थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है और क्षेत्र में 86 बच्चे हैं जिनको इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इस वार्ड को चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाया गया है, ताकि ट्रांसप्लांट करवाने आए बच्चों को यहाँ अच्छा वातावरण मिले। उन्हें यह महसूस न हो कि वे अस्पताल में आए हैं, और उनके खेल कूद, खाने पीने की भी विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है, और उनके परिजनों के लिए भी असुविधायुक्त वातावरण बनाया गया। डॉक्टर पदारकर के मार्गदर्शन में हमें इस प्रदेश का सबसे बेहतर थैलेसीमिया वार्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से आए थैलेसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पेडारकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और थैलेसीमिया से जुड़ी बीमारी, इसके उपचार, तकनीक आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया की बीमारी ना बढ़े, इसके लिए शादी से पहले वर वधू दोनों फोन जांच अवश्य करवा लेना चाहिए। इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान सतत चलाने की भी आवश्यकता है। नीमच थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे इस प्रयास और कार्यसारणी और अनुकरणीय है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन थैलेसीमिया वेलफेयर समिति के सत्येंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य अतिथि व जिला चिकित्सालय के स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। क्या सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जा रही है? देखिए, थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिकली जो स्प्रेड होती है वैसी डिसीज़ है जो माँ बाप से बच्चों में आती है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न लगातार करवाते रहना पड़ता है। हर
10-15 दिन में। तो ऐसे करीब जो इस थैलेसीमिया वार्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं इस एरिया में करीब 86 हैं। तो वो बच्चे लगातार आते हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में आते हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जिला अस्पताल के इस वार्ड को एकदम चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बना दिया जाए, जिससे कि बच्चे आएँ और कंफर्ट में रह के, क्योंकि उसमें 3-4 घंटे का प्रोसेस रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो और आसानी से प्रोसेस हो जाए। बच्चों को भी ये महसूस नहीं हो कि वो अस्पताल आए हुए हैं, उनको थोड़ा एक खेल कूद करने जैसा स्थान एक मिल जाए, उनके पेरेंट्स भी वेट कर पाएँ, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आज इस वार्ड को हम लोगों ने तैयार किया है। और डॉक्टर पेंडारकर सर जो हैं वो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए, चूँकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं और दिल्ली में स्थित हैं, उनका हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन मिलता है। सर आज आए हुए हैं, तो वो जैसा जैसा गाइड करेंगे हम लोग इस वार्ड को जो है प्रदेश का सबसे अच्छा थैलेसीमिया वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और थैलेसीमिया सोसाइटी सत्येंद्र जी खास करके उनकी पहल से जो ये वार्ड बनाया जा रहा है, एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, ये बहुत ही ज़रूरी प्रयास है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जिनको हर 2-3 हफ्ते में अस्पताल में आना पड़ता है, उनको अगर एक कंफर्ट और सुविधा मिल जाएगी तो निश्चय रूप से उनकी जो भी बची हुई ज़िंदगी है वो बहुत आसान गुजरेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये नीमच की सोसाइटी काम कर रही है, इन बच्चों को आगे भी सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, इनको आगे भी मार्गदर्शन और सहायता, जो इसका मेन इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उसमें भी पूरी सहायता हो सकेगी। मैं यहाँ के समाज को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बारे में सोचा और ये इतनी बड़ी पहल की। सर, ट्रांसप्लांट के लिए आपने भी बताया था कि किस तरह से खर्चा आता है, किस तरह से उसका हाँ जी, ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये वो ज़रिया है जिससे मरीज का पूरी तरह से खून बदला जाता है। और ये चूँकि खून की बीमारी है, जब तक हम पूरी तरह से खून नहीं बदलेंगे ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह एक बहुत महंगा एवं पेचीदा इलाज है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बोन जिसका खून चढ़ाया जाएगा उसका खून अगर पूरी तरह से मिलेगा तो ऑपरेशन ठीक तरह से हो पाता है। अगर वो थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं मिला, जैसे माँ का खून है या पिताजी का है, वो 50% ही मिलता है, तो रिएक्शन होने की संभावना बनी रहती है, तो प्रोसीजर में रिस्क रहती है। इसलिए बहुत बार लोग, बच्चे मना कर देते हैं ऑपरेशन से, मगर हमें प्रयास करना होगा कि ऐसे भी बच्चों को अगर हम कोशिश करें कि हम ट्रांसप्लांट कर पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीमच इतना सक्षम है, ये जो 80 बच्चे हैं इसमें से अगर हम सच में ट्रांसप्लांट करने के लिए पहुंचेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली 10-15 ही ऐसे टेक्निकल बच्चे निकलेंगे जिनको ट्रांसप्लांट हम कर पाएंगे पैसा होने के बावजूद। तो हम 10-15 वो बच्चे पहले चिन्हित कर लेंगे और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम समाज से उतना पैसा भी इकट्ठा कर पाएंगे। मेरा अस्पताल भी इसमें मदद करने के लिए तैयार है, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद। ऑलरेडी हम मदद करने के लिए हम कमिट कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो जो 15-20 बच्चे चिन्हित कर पाएंगे उनकी भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम ट्रांसप्लांट अवश्य कर पाएंगे। मुझे यहाँ के समाज पे पूरा विश्वास है। जिले की रामपुरा नगर की वार्ड नंबर 15 में रहने वाली गरीब परिवारों के 2 दर्जन से अधिक महिलाएं नीमच कलेक्टर ऑफिस पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायत ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने बताया कि 21 दिसंबर को रामपुरा नगर परिषद और रामपुरा राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने बिना सूचना के उनकी कच्ची मकानों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 20 से 25 वर्ष पहले से वे उक्त जमीन पर कविष्ठ है और उन्होंने मेहनत मजदूरी करके मकान का निर्माण करवाया था। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के उनकी मकानों को अचानक से जमींदोज कर दिया गया। इस संबंध में कोई नोटिस भी उन्हें नहीं दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनका सामान भी घर में रह गया जो दब गया था। इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। दोनों ही विभागों के द्वारा उक्त कार्यवाही पक्षपातपूर्ण की गई। महिलाओं ने कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें जहां पर वे काबिज थे उक्त भूमि का पट्टा दिया जाए, साथ ही नुकसान की भरपाई का आदेश जारी किया जाए। क्या कुछ मामला है, क्या हो गया, क्या समस्या? यार ये हमारे कि यह समझता है कि हमने 20 साल से ज़मीन रोकी सर ने 4 साल हो गए हमें मकान बनाए कच्चे
मकान बना के थे। और यहाँ से हमारे को कोई यो नहीं दी सूचना कि यहाँ पे मकान गिरा रही है कि नहीं गिरा रही है। आपने हमारे को कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। तो हमने बोले हम तो सो रहे रहे। और ये जो 5 बजे रात के आई पुलिस आई, नगर पालिका आए, उनने हमारा मकान तोड़ दिया। और हमारा आटा भी था, हमारे छोरा छोरी भी थे उसमें, वहाँ वो सुते थे। जैसे जंगल आ गया सर, तो उन जंगल में हम क्या लेने भागे। तो कोई हमें पुलिस आई तो क्या अंदर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो तुम लाठी चार्ज कर देंगे और तुम्हारे को हम जेल में भेजा देंगे, वो तो जीप में भर के ले आ जाएंगे। तो हमने क्योंकि जेल में भर के ले जाओगे, हमारे बच्चा बच्ची तो वहाँ सो रहे, हमारे आटा पानी का बिस्तर वगैरह सब वहीं पर पड़ा। तो हमारे को लेने जाने दो कि नहीं जाने देंगे, यहीं खड़े रहो, आप जो जाओगे जिसे अंदर कर देंगे। और हमारे इसने पेट्रोल कार के मोटर में थे, पेट्रोल कार के हमारे बिस्तर में और हमारे मकान में सब में भाई थी मिलती साहब। और क्या समस्या थी, मतलब क्या बता रहे हैं प्रशासन वाले? अगर मकान खाली कराने आ रहे तो क्या परेशानी, क्या अतिक्रमण के बता रहे, क्या वो यूँ कह रहे कि सरकारी जमीन पर नहीं बनाने दे हम। और हमारे 20 साल से कब्जा और कहते कि नहीं बनाने देंगे हम। और इधर दरगाह आ गई, नहीं इधर दरगाह तो बहुत दूर है साहब। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? तो हम कहते हैं बहुत 15 वार्ड के बहुत सारे मना के, 2 जगह 3 जगह कॉलोनी बन सकी। और भेदभाव करिए, हमारी पटक दी, उनकी नहीं पटकी। क्या नाम है आपका? भूली भाई। कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, आज क्या मामला है? हमारा ये मामला है सर कि हम रामपुरा से आए हैं आपके पास समस्या लेके कि हमारे 20 साल से हमारा कब्जा उस ज़मीन के ऊपर क्या, तो हमारे को कब्जा कर रखा था। तो नगर पालिका वाले और थाने वाले आए न, हमारे को झूपड़ी बना रखी थी वहाँ पे, तो वो हमारी नष्ट करके चले गए कि अब आइंदा यहाँ पे मत बनाना। तो सर हम शिकायत लेके यहाँ आए कि हमारे को वो ज़मीन हमारे को दी जाए। तो कितने साल से आप वहाँ रह रहे थे, कितने परिवार रह रहे हैं? ये सब जितने भी है पूरा ये इतनी सब बाइयों सब 40-45 ये इतने इंसान हम वहाँ पे रह रहे थे। अब क्या मांगे आप? हमारे को ये मांगे कि हमारे को जमीन चाहिए, वो हमारा कब्जा है ना जमीन। मुसलमान भी हमारे को परेशान करते हैं, नगर पालिका वाले भी परेशान करते, तो हम फिर कहाँ जाए? अगर मान लो कि जमीन नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे आप? हम यहाँ धरना देंगे साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा भाई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की उपज लेकर पहुंच रहे किसान इन दिनों बेहद परेशान है। प्याज के दामों में अचानक आई गिरावट के बाद किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही हालत मंगलवार को फिर कृषि मंडी में नजर आए। यहाँ कृषि उपज मंडी में बड़ी मात्रा में किसान अपना प्याज बेचने पहुंचे, लेकिन प्याज के दामों में हो रही गिरावट के बाद किसान बेहद परेशान है। यहाँ तक कि निम्न क्वालिटी का प्याज मंडी में खरीदा भी नहीं जा रहा है, जिसके बाद कई किसान अपने प्याज की छटनी भी करते नजर आए। परेशान किसानों ने कहा कि अच्छे दामों के चलते किसानों ने प्याज उगाई, लेकिन एकदम कीमत में आई गिरावट के बाद अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि घर से मंडी तक उपज को लाने की लागत भी नहीं निकल पा रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के अच्छे दाम थे और अच्छी कीमत के चलते किसान भी संतुष्ट थे, लेकिन इन दिनों किसान प्याज के दामों में आई गिरावट के बाद परेशान से नजर आ रहे हैं। कमलदास। कहाँ से आए? कैमपुर से। क्या कहेंगे प्याज के रेट के लिए? प्याज बहुत कम है साहब, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मजदूरी जो लगती है वो भी नहीं आ रही है, किसान को कमाई की दूर बात है। तो ये अचानक रेट गिरने का कारण क्या है? क्या पता साहब, ये तो सरकार जाने, व्यापारी जाने। निर्यात भी बंद हो गया? निर्यात भी बंद हो गया है बिल्कुल, एकदम जो भाड़ा ही नहीं निकल रहा है। और हाँ, भाड़ा भी नहीं निकल रहा, मजदूरी नहीं निकलती जो इसमें लगती हो, मजदूर के पैसे जो लगते हैं वो भी नहीं निकल रहे। बीज खाद नहीं तो दूर की बात है, इस पैसे में क्या मिले। क्या नाम है आपका? कमलदास नाम है। हम प्याज लेकर आए। क्या नाम है आपका? देवीलाल जी। कहाँ से आए? सूटी। तो क्या प्याज के रेट कम क्यों आ रहे हैं? अरे पहला तो हो बार कम पड़ गया है, मगर बाजार गई कौन। अभी क्या रेट बिक रहा है? कई 200 रुपया बिके है। तो क्या तो लागत भी नहीं? लागत के घर काटवा के बयान आया, भाड़ा वगैरह सब। भाड़ा तो ऊपर बढ़िया, काटवा का सब ऊपर बढ़िया। हालत खराब आ गई, हालत खराब है। क्या रहेगी आपकी मांग? कम से कम 2000 रुपये बिकना चाहिए, जब फायदो मिले बराबर में। 2000 तो कितना? हाँ 2000 तो काटा चल रहा है, घणो काटो चाहिए। क्या नाम है आपका? देवीलाल जी। क्या रही? आज प्याज की आवक बहुत कम थी, क्योंकि भाव भी बहुत कम है। 2 रुपये लगे 8 रुपये तक बाजार, इसलिए प्याज की आवक बहुत कम है मंडी में आज। तो क्या अच्छे प्याज 8 रुपये? नहीं, अच्छे प्याज 10-12 बिके, पर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। क्वालिटी हल्की आ रही है। क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है, इसलिए वो पानी पड़ा, उससे किसान का माल थोड़ा खराब हो गया। माल भी कम है? माल भी कम है। क्या नाम है आपका? पंकज अग्रवाल। क्या लाए थे आप? प्याज। क्या हुआ, बिका नहीं? क्या हुआ? ये ले ही नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहे? ये हमारे नहीं पूर पड़ते। क्या रेट बता? रेट ही नहीं बता रहे? रेट ही नहीं बताए, कुछ नहीं होता है। पहले नहीं खरीद सकते? हाँ। अब क्या करेंगे आप?
साठी पास इतने चांगला भेजू मारवाड़ा किया 300-400 रुपये दिता, कोई लगाया कि 200 रुपये दिता, अब 150 रुपये मिलवा दी रही हमें। तो अब क्या मतलब जो मूल है वो भी नहीं निकलेगा ना, और ऊपर से मजदूरी लग रही है। मजदूरी लग रही बस, अब क्या करा हमें। 4 दिन हुए शुक्रवार का आया था बढ़िया डे, शुक्रवार वीकेंड था। बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान हुई। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल। मंदसौर जिले में मौजूद फुटबॉल की प्रतिभाओं को आगे लाने और फुटबॉल खेल के मंदसौर का नाम आगे बढ़ाने के मकसद से चंबल फुटबॉल क्लब द्वारा शहर के दिवंगत 2 फुटबॉल प्लेयर की स्मृति में 6 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन शहर के पीजी कॉलेज खेल मैदान में किया जा रहा है। चंबल फुटबॉल क्लब ने बताया कि पूरे वर्ष 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चंबल फुटबॉल क्लब द्वारा फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जाता है और अब मंदसौर जिले में मौजूद फुटबॉल की प्रतिभा आगे आए और फुटबॉल के क्षेत्र में मंदसौर का नाम रोशन हो, इसी उद्देश्य से दिवंगत शहर के 2 फुटबॉल प्लेयर की स्मृति में यह फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में अलग अलग टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट को लेकर फुटबॉल प्लेयर में खासा उत्साह है। चंबल फुटबॉल क्लब द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, उसके पीछे चंबल फुटबॉल का 2 उद्देश्य हैं। यहाँ एक और क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ के जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो साल भर 14 साल के नीचे बच्चों को चंबल फुटबॉल क्लब निःशुल्क प्रशिक्षण देता है और 2024 से एक साल प्रतियोगिता भी करेगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज 11,000 रहेगा। एक तो ये उद्देश्य है कि ग्रास रूट से फुटबॉल का आयोजन करना, और जब वो नौनिहाल यहाँ लाइव देखेंगे अपने आदर्शों को, तो उनमें वो संचार होगा। सेकंड, इनका जो उद्देश्य है इस खेल के माध्यम से मंदसौर को हाईलाइट करना है। तो युवा जो जिनकी याद में टूर्नामेंट किया जा रहा है, उनके लिए क्या? बहुत दुखद घटना थी। वो एमपी टीम में खेलते थे। ये दुर्भाग्य था कि परमपिता परमेश्वर, जिसको अपन कोमल हृदय कहते हैं, यहाँ तो वो हार्ड हृदय हो गए और इस गुलशन में से 2 चुन के मतलब फूल निकाल लिए उन्होंने। वो उनका खेल हमारे आंखों में घूमता है, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। उन्हीं की स्मृति में चंबल फुटबॉल क्लब ये आयोजन कर रहे हैं, और चंबल फुटबॉल क्लब का ये है कि अगले साल इससे बेहतर करें इसी आयोजन को। मंदसौर जिले के गरौड क्षेत्र में मारपीट की घटना में घायल पिता पुत्र न्याय की गुहार लेकर जिला मुख्यालय मंदसौर पहुंचे और पुलिस कप्तान को आवेदन देकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित बद्रीलाल प्रजापति ने बताया कि वह अपने बेटे मनोज को लेकर पावटी से गरौड की ओर जा रहा था। तभी नलखेड़ा रोड पर वीरेंद्र सिंह और प्रधान सिंह 2 बदमाश आए और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगे और इनके साथ महेंद्र सिंह और जैलर सिंह ने भी मारपीट की। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें बेटे को गंभीर चोटें आई है। पिता पुत्र ने यह भी बताया कि मामले की शिकायत लेकर जब वे गरौड थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी सही मेडिकल नहीं किया। पीड़ित पिता पुत्र ने पुलिस और डॉक्टर पर बदमाशों के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया। गरौड थाने में सही अपराध दर्ज नहीं होने से परेशान पिता पुत्र मंदसौर जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नाम ज्ञापन सौंप बदमाशों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। क्या हुआ था आपके साथ? हम दोनों बस वहाँ गरौड जा रहे थे रिपोर्ट करने, तो प्रधान सिंह और वीरेंद्र सिंह आया और मारने लगा, और पीछे से महेंद्र सिंह आया और उसने लट से मेरे मारा। के लिए मार रहे थे आपको? हाँ, वो उनकी रिपोर्ट करने, पहले वो घर पे गाली देने आए थे, उनकी रिपोर्ट करने गए तो वो पापा को और मुझे मारने लगी। काई से मारा था? लट से मारा और पापा को कुल्हाड़ी के हत्थे से मारा। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? मनोज प्रजापति। बद्रीलाल प्रजापति। कहाँ से आए थे आप? पावटी से आया हूँ। क्या हुआ था आपके साथ, बता? सर, मेरे साथ ये हुआ था कि 1:30 बजे पहले वो मुझे घर पर गाली गलौज कर गए। कौन कर गया? 23 वीरेंद्र सिंह और प्रधान सिंह। और मैं थाने रिपोर्ट करने जा रहा था, तो मैं और मेरा बेटा दोनों जा रहे थे, तो बस स्टैंड पर आए अचानक
और मेरे बेटे के साथ मारपीट करने लगे। प्रधान सिंह और वीरेंद्र सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया और प्रधान सिंह के हाथ में लठ था और अचानक दौड़ के मारपीट करने लगे और मारपीट करते करते मुझे पटक दिया और कुल्हाड़ी के कुंदे से मेरे घुटनों पे दी और ये दोनों जंघों पर दी, दोनों पैरों पर दी और मेरे बेटे को प्रधान सिंह ने मारा जो सिर पर 3 टाँके आए और कुल्हाड़ी सीधी करके मेरे हाथ पर दी, 2-3 टाँके आए और एफआईआर की आपकी? हाँ, एफआईआर की साहब थाने में। और जिसके बाद वो महेंद्र सिंह आ गया, जो महेंद्र सिंह ने भी मेरे बेटे के पीछे से वार किया सिर पर, जो इसके भी 3 टाँके आए साहब। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ साहब कि पुलिस वालों ने साधारण धारा लगाई है। ये मामला जो थोड़ा गंभीर बना हुआ है, मेरी 3-4 दिन से तबीयत ख़राब है, मैं रोटी पानी भी नहीं खाया, मैंने थाने में भी उल्टियाँ की है और 23 तारीख का मेरा वीडियो निकाला जाए, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। अब आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए श्रीमान। आप रह नहीं पा रहे हो गाँव में, ऐसी स्थिति है? ये 4 प्रकरण है श्रीमान, ये चौथा प्रकरण है उन लोगों के ऊपर। दबंगई करता है ना वो? मतलब उनके पीछे दबंग लोगों का हाथ है श्रीमान। मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है? दबंग कार्रवाई नहीं हो रही है थाने में। 23/10/2010वें महीने की 23 तारीख की भी एफआईआर है उनके ऊपर। थाना? गरोड़ थाना है साहब। कोई सुनवाई नहीं होती? हाँ, मतलब थाने वाले भी साधारण कार्रवाई कर देते हैं और जिसके बाद कार्रवाई नहीं करते हैं। आपका नाम बताइए। मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर जहरीली शराब लेकर जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जहरीली शराब और चोरी के मामले में विवेचना शुरू कर दी है। बदमाशों पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। मामले में शहर थाना प्रभारी उप निरीक्षक रितेश नागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोका और तलाशी लेने पर उनके पास से शराब जब्त हुई। जब शराब की जांच की गई तो वह जहरीली शराब पाई गई। इतना ही नहीं, बदमाश जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे वह भी चोरी की मोटरसाइकिल है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि बदमाशों ने उक्त मोटरसाइकिल 2 दिन पहले ही शहर के अलावदा खेड़ी से चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को अपने शिकंजे में लेकर जहरीली शराब और चोरी के मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने अभी बताया कि बदमाशों के पूर्व में अन्य थानों पर भी अपराधी प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शहर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। 2 लड़कों को पकड़ा है और उनसे एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे जो बिना नंबर की है। और उनको जब चेक किया तो उनके पास एक 10 लीटर की कैन थी जिसमें देसी शराब थी। अब उसको जब चेक करा और उसको अपने तरीके से और अनुभव से जब देखा उसको, तो ये पाया गया कि वो जहरीली शराब है। तो जहरीली शराब के खिलाफ उनके खिलाफ आबकारी एक्ट 49 क के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली। जब विवेचना करी तो पता चला कि अलावदा खेड़ी से परसों वो मोटरसाइकिल इनके द्वारा चोरी की गई थी। तो चोरी में भी कार्रवाई जारी है और जहरीले शराब की कार्रवाई भी जारी है। पुराने अपराध रिकॉर्ड देख रहे हैं। एक सीतामऊ एरिया का रहने वाला है और एक संजीत का रहने वाला है। दोनों ही थानों से इनके आपराधिक रिकॉर्ड और इनकी शोहरत दोनों मंगाई जा रही है। मंदसौर शहर के शिवना नदी रामघाट क्षेत्र में मगर दिखने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संसाधनों के साथ नदी का निरीक्षण किया। वहीं आमजन को सुरक्षित रहने की वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि लगातार रामघाट शिवना नदी क्षेत्र में मगरमच्छ दिखने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद टीम द्वारा आज यहां निरीक्षण किया जा रहा है। जाल डालकर और अन्य संसाधनों के माध्यम से मगरमच्छ का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल टीम को मगर का कोई सुराग नहीं मिला। वहीं वन विभाग टीम द्वारा आसपास मौजूद लोगों को भी सलाह दी गई है कि वह सुरक्षित और सचेत रहे, वहीं मगर दिखने की सूचना तुरंत विभाग को दे। बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि शिवना नदी में रामघाट के यहाँ पे मगर देखा गया है लोगों के द्वारा। सूचना पर पहले भी एक बार निरीक्षण किया गया था। आज भी हम मौका निरीक्षण करने आए हैं। मौके पर देखा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार ठंड का समय है तो बाहर धूप लेने के हिसाब से भी बाहर पत्थरों पर मगर आ जाता है कई बार देखने में। तो अभी यही निरीक्षण करने आए हम। अभी मौका स्थल पर मगर नहीं देखा गया। अगर ऐसी स्थिति बाद में बनती है तो आके उसका रेस्क्यू करेंगे। कुछ लोगों को चेतावनी भी दी गई है सर? हाँ, समझाइश दी गई है कि बिल्कुल उस स्थान से दूर रहे जब मगर देखा गया है। लगातार समझाइश दी जा रही है लोगों को और प्रयास यही है कि बाहर नहीं आए और अगर ऐसा होगा, स्थिति बनेगी तो उसको रेस्क्यू भी करेंगे। विभाग की टीम सक्रिय है उसके लिए। आपका नाम? नरेंद्र मालवी, वन रक्षक, वन विभाग मंदसौर।
अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार